वर्ल्ड मैप इज चेंजिंग और ये पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि सीमाओं की भी अपनी सीमा होती है। बाउंड्री लाइंस हैव देयर ओन टाइमलाइन, यानी एक समय के बाद वो भी बदलती हैं। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं, आजकल ऐसा कहां होता है। आप कितने आजकल की बात कर रहे हैं, कितने समय की बात कर रहे हैं और कौन से रेफरेंस पॉइंट आप ले रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर आपने पिछले 30 सालों को भी पढ़ा हो, सोचा हो, तो हमारे आसपास भी कितनी सीमाएं बदली हैं। उस जैसे 1970s की बात कर लीजिए, हम 1990 से थोड़ा और पीछे चले जाते हैं और 30 साल, तो आपने बांग्लादेश का क्रिएशन देखा। तो यानी कि conquests and divisions of nations have been part and parcel of geopolitics game। तो ये शुरुआत से इस गेम का पार्ट रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नए नेशंस क्रिएट होने लगे। ऐसा लगा कि ट्रूली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल तो अब हुई है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कितने देश तो कुछ बड़ी ताकतों के गुलाम थे, और स्पेशली 1648 से 1919 के बीच में तो यूरोप के कुछ देश वहां पर बैठकर अपनी जो जियोपॉलिटिक्स करते थे, उसका इंपैक्ट ही दुनिया में अलग अलग जगह होता था। जैसे कि एंग्लो फ्रेंच वॉर के बारे में आप पढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि दुश्मनी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है, लेकिन वॉर कहां लड़ा जाएगा? जहां पर इनकी कॉलोनीज हैं। तो यानी कि जो कॉलोनीज होती थी, उनकी इंडिपेंडेंट वॉइसेस क्या होती थी? उस समय पर नहीं होती थी। फिर उसके बाद समय बदला। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डीकॉलोनाइजेशन की एक वेव चली। नए नए देश अब बनने लग गए। तो अब कहा कि देखो, अब कितने सारे देश बने हैं, और नेशंस के बीच की पॉलिटिक्स को ही तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब वर्ल्ड मैप भी चेंज हुआ, क्योंकि नए नए देश बने। लेकिन पिछले 2 से 3 साल में फिर वर्ल्ड मैप चेंज हुआ है। कहीं तो प्रोबेबल डिमांड्स थी कि बनने वाला है, तो बन रहे हैं, और कहीं ऐसी भी डिमांड्स हैं जो अभी भी चल रही हैं। हम दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। रिसेंटली सीरिया में आपने जो डेवलपमेंट्स देखे, उसका जिक्र भी आएगा। यूक्रेन रशिया वॉर, उसके बाद कैसे मैप चेंज हो रहा है, उसका जिक्र आएगा। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो लोकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट करूंगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। लास्ट में एक मेंस और एसए टाइप एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा कि इसके अलावा सोमालीलैंड का क्या इशू है भाई। वहां पर एक नया देश बनने का मतलब समझ रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिक्स का हॉटस्पॉट है वो मिडिल ईस्ट को ही ना समझिए। इसके अलावा अगर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर मेजर वॉर हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, राइट। ये कुकी लैंड का क्या इशू है, ये सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। ये नगोर्नो करबाख रीजन और कैसे धर्म से बड़ा राष्ट्रहित बन जाता है। जबरदस्त एग्जाम्पल आपको समझने को मिलेगा व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बिटवीन अजरबैजान एंड ईरान। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं मानकर चल रहा हूं, आपको कुछ नहीं आता, टेंशन वाली बात नहीं है, बस समझते हैं एक एक स्टेप से। चलिए, अभी रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, बेसिक फैक्ट हम सबको पता है कि 2022 में ही फरवरी में ये इन्वेजन स्टार्ट हुआ था। लग रहा था कि भाई क्रीमिया को एनेक्स करके वर्ल्ड मैप चेंज हो चुका था, यानी कि क्रीमिया रशिया का पार्ट बन गया था। भले ही कुछ वेस्टर्न नेशंस उसको रिजेक्ट करते हों, लेकिन मैप तो चेंज हुआ है, क्योंकि क्रीमिया रशिया के अधीन है। कहा जाने लगा कि शायद ऐसा ही यूक्रेन के साथ भी होगा। तो वॉर कुछ इस तरीके से चला। सबसे पहले ये जो रीजन आपको दिख रहा है, दो स्टेट्स लुहांस्क एंड डोनेस्क, इन स्टेट्स में ऑलरेडी रशियन फाइटर्स अपने आप को एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में रखते थे। इसका मतलब यह है कि था यूक्रेन का पार्ट, लेकिन डी फैक्टो रूलिंग में ये रशियन फाइटर्स बैक्ड बाय रशिया ऑब्वियसली दे वर गेनिंग ग्राउंड। और उसके बाद जब रशिया ने कहा कि देखो, नेटो का पार्ट मत बनना, यूरोपियन यूनियन का पार्ट मत बनना, क्योंकि अगर नेटो की फोर्सेस यहां तक आ गई, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो का पार्ट बन गया तो भाई वो आर्टिकल 5 अपना यूज कर सकते हैं नेटो के चार्टर का, जो नेटो का कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका तो मतलब ये होगा कि रशिया के लिए एक बड़ी इनसिक्योरिटी आपने क्रिएट कर दी। क्यों ही ऐसी इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं आप? क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट जो है रशिया का, ईस्टर्न फ्रंट हुआ ना, यहीं पर आपका मॉस्को है, यहीं पर सेंट पीटर्सबर्ग है। मेजर जो ऑयल का बिजनेस है, एनर्जी सप्लाई का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो यही है। और उसके अलावा जो सेंट्रल रशिया जिसको आप कहते हैं, वहां पर एक मेजर पार्ट आप साइबेरिया देखते हैं। मतलब कि वहां से कुछ ज्यादा कर नहीं पाता रशिया, राइट, फ्रोजन जोन मान लीजिए। उसके अलावा आप फार ईस्ट में देखते हैं, उस पर रशिया अब फोकस कर रहा है। तो यानी कि जो रशिया को रशिया की ताकत देता है
उस रीजन के करीब अगर आप नेटो फोर्सेस के लाएंगे तो भाई रशिया के लिए इनसिक्योरिटी है। खैर उसके बाद रशिया ने इनकर्शन किया और रशिया ने कहा कीव को तो हम हथिया लेंगे, ये तो वॉर भी नहीं कह रहे थे, उसको कह रहे थे तो स्पेशल ऑपरेशन है, हम डीनेजिफिकेशन कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा ये टर्म आप क्यों यूज कर रहे हैं, बट रशिया अपने इंटरेस्ट में इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहा था कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन यूक्रेन फ्रॉम कीव इज नॉट इन फेवर ऑफ रशिया। खैर लेकिन पहले नदन साइड के से भी ये कीव पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने वाले थे, लेकिन जो सपोर्ट उनको यूरोप से मिला, यूएसए से मिला, फिर रशिया को समझ में आ गया कि नॉर्थ पर फोकस ना करके जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट, इन रीजन पर फोकस करा जाए। तो फाइनली इन्होंने इन रीजन पर फोकस किया। यूपीएससी आपसे कुछ लोकेशन से क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे खार्किव इज इन साउथ ऑफ खैरसन, बताइए स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। ध्यान रखिएगा फॉल्स हो जाएगी, क्यों? खार्किव ऊपर है, ये रहा खार्किव और ये रहा खैरसन। तो कहने का मतलब है लुहांस्क रीजन, डोनेट्स्क रीजन, ज़ापोरिज़िया रीजन, खैरसन रीजन। तो इसको फिर रशिया ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। अभी फिलहाल की जो जंग चल रही है वो इस जगह चल रही है, पोक्रोस्क वाला रीजन, और अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको कर्स्क रीजन, क्योंकि अगस्त में यूक्रेन की फोर्सेस रशिया के अंदर आ गई थी। क्योंकि यूक्रेन को दिखाना भी तो था, जो लोग फंड कर रहे हैं इस वॉर को यूक्रेन के लिए, बताना तो पड़ेगा, फंड कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यानी कि अगर वर्ल्ड मैप चेंज होने की हम यहां पर बात करें तो रशिया का कहना है कि ये जो रीजन है ना, ये तो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनेगा, राइट? और जितने लंबे समय से वॉर चल रहा है तो रशिया अब इस पोजीशन को तो शायद एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि भाई ये रीजन फिर से वैसा रीजन माना जाएगा जैसा यूक्रेन का पहले ये पार्ट था। तो यानी कि यहां तो मेजर चेंज हम देख ही रहे हैं, इस रीजन का क्या होगा वो तो समय बताएगा, राइट? जब से नॉर्थ कोरिया इस वॉर में आया, अब नॉर्थ कोरिया यूक्रेन में नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया, ये जो आप रीजन देख रहे हैं कर्स रीजन, यहां पर है सुमी प्रोविंस यूक्रेन का, इसके थ्रू ही इन्होंने एंट्री ले ली थी करीब 30 किलोमीटर के आसपास रशिया में, और इस वजह से रशिया को मजबूरन 2 लाख के आसपास अपने लोगों को यहां से डिस्प्लेस करना पड़ा था। तो फिलहाल नॉर्थ कोरियन फोर्सेस इस रीजन में मौजूद हैं टू एक्चुअली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ डिफेंस अगेंस्ट यूक्रेनियन फोर्सेस। और उसके बाद बाइडेन साहब ने जाते जाते यूक्रेन को तोहफा दे दिया कि ठीक है, 300 किलोमीटर अंदर तक मारक क्षमता रखने वाली 80 ACMS जो मिसाइल्स हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि ट्रंप वादा कर रहे थे कि इस वॉर को मैं 24 घंटे में रोक दूंगा, लेकिन आप जाते जाते कुछ ऐसा काम कर गए कि ये वॉर फर्दर एस्केलेट हो सकता है। अब आप कहेंगे वॉर एस्केलेट होने से यूएसए का फायदा क्या है? देखिए यूरोप काफी टाइम से एक ये रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा था कि वी शुड एक्चुअली टो आवर ओन लाइन, यानी कि हमें यूएसए पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन यूएसए पर आप तभी तो निर्भर रहेंगे जब आपके लिए कुछ असुरक्षा, इनसिक्योरिटी आप महसूस करेंगे, और वो इनसिक्योरिटी क्या होगी? वो रशिया के थ्रू वॉर से होगी। तो ये यहां पर लिंक बताया जा रहा है। अब इसके बाद है नगोर्नो करबाख रीजन। 2 देशों का जिक्र आता है, अजरबैजान एंड आर्मेनिया। दोनों पहले सोवियत का पार्ट थे, यूएसएसआर का पार्ट थे। आजाद हुए तो कहा देखो भाई हमारा कल्चर अलग है, एथनिसिटी अलग है, तो हम अलग अलग देश होने चाहिए, चलो भाई अलग देश बन जाओ आप। तो अजरबैजान अलग हो गया, आर्मेनिया अलग हो गया। लेकिन ये जो यहां पर आप रीजन देख रहे हैं नगोर्नो करबाख रीजन, यहां पर मेजॉरिटी आर्मेनियन पॉपुलेशन की देखी गई। ध्यान रखिएगा जो ये जो आर्मेनिया वाला रीजन है, यहां पर हम क्रिश्चियन पॉपुलेशन देख रहे हैं अगर हम रिलीजन वाइज बात करें, और अजरबैजान में हम शिया मुस्लिम पॉपुलेशन देख रहे हैं। नगोर्नो करबाख रीजन में अगर आर्मेनियन एथनिसिटी वाले क्रिश्चियन लोग ज्यादा रहते हैं, तो आर्मेनिया का कहना था कि ये रीजन आर्मेनिया का माना जाना चाहिए, ये आर्मेनिया है और आर्मेनिया का ही पार्ट ये माना जाना चाहिए। आर्मेनिया यहां पर सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता रहा, और वो सेपरेटिस्ट यहां पर अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चलाते भी रहे। ध्यान रखिएगा ये पूरा अजरबैजान है, इसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है रीजन, ये है आपका नगोर्नो करबाख, ये रहा नगोर्नो करबाख, ये वाला। अब ज्यादातर जब आप अजरबैजान आर्मेनिया की बात करते हैं तो आपका नजर ना केवल इस पर जाता है, और आपको फिर याद आता है अच्छा हाँ लास्ट सितंबर में फाइनली अजरबैजान आर्मेनिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और अजरबैजान ने पूरी तरीके से नगोर्नो करबाख को अपने अंडर ले लिया है। तो यानी कि जो ये मैप है, मैप में जो रीजन पे कुछ डिस्प्यूट था, अब वो तो सॉल्व भी हो गया, यानी कि अब वर्ल्ड मैप में ये जो पार्ट है ये फुल्ली अब अजरबैजान का होगा। लेकिन स्टोरी केवल यहीं पर नहीं खत्म होती है, तभी तो इस वीडियो को मैं लेकर आया हूं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है।
जो कॉकस रीजन की जियोपॉलिटिक्स को चेंज करने वाला है। हम इस रीजन को कॉकस रीजन कहते हैं। कॉकस क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉकस यहाँ माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलती है। ये रीजन भी जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए जियोपॉलिटिक्स एक चेस बोर्ड है, और चेस बोर्ड पर कोई जो बिसात होती है, यानी जो गेम होता है चेस बोर्ड का, तो उसमें डिपेंड करता है ना कि कौन कहाँ बैठा है। तो यहाँ पर ये जो जो देश हैं, ये एक्चुअली कहाँ बैठे हैं, लोकेशन देखिए ना इनकी, जियो मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की वजह से पॉलिटिक्स है। ये लोकेशन यूरोप को डिवाइड करती है एशिया से। ये लोकेशन रशिया को एक्चुअली सेपरेट करती है आपके मिडिल ईस्ट से। तो कहने का मतलब ये है कि इस रीजन पर हर कोई अपना इन्फ्लुएंस रखने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। तो यानी कि रशिया यूएसए का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहां पर भी अपनी एक छाप रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा। फिर आप सोचेंगे सर हो तो गया सॉल्व, अब ठीक है अजरबैजान का पार्ट बन गया। कहानी यही नहीं है, इसके आगे देखिए कहानी क्या है। ये तो नगोर्नो कराबाख हो गया, तो ठीक है भाई, ये तो पूरा आपका अजरबैजान का पार्ट हो गया। लेकिन इसका क्या होगा? ये वाला जो पार्ट है, यहां पर है अर्मेनिया, नीचे आपका ईरान वाला पार्ट हो गया। ये वाला मैं मैप में दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये रहा ईरान वाला पार्ट, ये रहा टर्की, ये रहा अर्मेनिया। अब ये वाला जो रीजन है, ये देख रहे हैं आपको नक्शेवान, तो नक्शेवा रीजन ये अजरबैजान का एनक्लेव है। तो भाई साहब अब कल अर्मेनिया कहने लगे कि नगोर्नो कराबाख को तो आपने अपने में मिला लिया है, ये मैप ही चेंज कर दिया, देखो अब अलग से दिख रहा है आपको नगोर्नो कराबाख नहीं। तो कल अगर अर्मेनिया इसको अपने मिला ले तो भाई साहब मैप फिर चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा लग रहा है। लेकिन अजरबैजान कह रहा है हम ऐसा होने नहीं देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? तो अब यहां पर जिक्र आ रहा है इस जेंगिजर कॉरिडोर का। ये है जेंगिजर कॉरिडोर। अब इस कॉरिडोर की थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक लाइन है, ये देखिए, बाकू है अजरबैजान की कैपिटल। इससे ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये जो हॉरडिस तक, ये एक्चुअली यूएसएसआर के टाइम की ये एक रेलवे लाइन है, रोड भी बनी हुई है जिसका इस्तेमाल होता है। अब ठीक है, इसका तो इस्तेमाल होता है, अजरबैजान करता ही है। लेकिन यहां पर हॉर्डिस से लेकर और जो ओर्डोबद है, हॉर्डिस से लेकर अर्डोबद, यहां पर एक नई 166 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन बनाने का प्लान है अजरबैजान का। और इसी की वजह से यहां पर आने वाले समय में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। और फिर वहां पर भी वही गेम होगा कि कौन यूएसए और कौन रशिया किसको कौन सपोर्ट कर रहा है। अब ऐसा क्यों? यहां पर इसके नीचे ईरान, ईरान का कहना है कि यार अजरबैजान, तुम भाई साहब यहाँ बाकू से लेकर हॉर्डिस, हॉर्डिस से लेकर अर्दोबद, और फिर अर्दोबद से तुम टर्की, ये पूरा कनेक्ट कर रहे हो। तो ये कॉरिडोर अगर तुमने हथिया लिया, क्योंकि भाई ये है तो किसका पार्ट? अभी ये वाला लोकेशन दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, ये लोकेशन किसकी है? ये तो अर्मेनिया की है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कॉरिडोर बनाना है तो यानी कि फिर अर्मेनिया से आपको इस वाले पार्ट को अपने लिए लेना होगा। और जब आप ले लेंगे तो एक तरीके से ईरान और अर्मेनिया के बीच में तो एक दीवार खड़ी हो जाएगी। और ईरान सपोर्ट कर रहा है अर्मेनिया को, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी नंबर ऑफ शिया पॉपुलेशन कहां है? ईरान में है। सेकंड नंबर ऑफ शिया मुस्लिम पॉपुलेशन कहां है? अजरबैजान में है। लेकिन आप सोचेंगे यहां तो शिया शिया एंगल वर्क करना चाहिए था, ईरान को तो अजरबैजान को सपोर्ट करना चाहिए था। ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अजरबैजान किसको सपोर्ट करता है? सपोर्ट करता है इजराइल को, यूएसए को, टर्की को। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए, अजरबैजान सपोर्ट कर रहा है यूएसए को। अब खुद ही सोचो, 1979 में जैसे ही यहां पर ईरान में हो गया था इस्लामिक रिवॉल्यूशन, तो भाई साहब उसके बाद से तो ईरान तो क्या मानता है कि भाई ये तो दुश्मन है हमारा, ये तो सैटन है, राइट? तो यहां पर 1979 ऑनवर्ड्स तो ईरान वर्सेस यूएसए है, और यहां पर अजरबैजान यूएसए से सपोर्ट लेता है, प्लस इजराइल, देख रहे हैं, इजराइल इनके फेवर में है, टर्की इनके फेवर में है। ये कॉम्बिनेशन यहां पर वर्क कर रहा है। अब आप सोचेंगे कॉम्बिनेशन वर्क कर क्यों रहा है? ऐसा क्या है अजरबैजान के पास? एक तो बता चुका हूं आपको लोकेशन, दूसरा है एनर्जी। ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ये किसके साथ बॉर्डर कर रहा है? कैस्पियन सी के साथ। और कैस्पियन सी का ये वाला जो पार्ट है, इवन इधर वाला पार्ट, इस तरफ आपका तुर्कमेनिस्तान पड़ेगा जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, ये कॉकस रीजन हो गया। तो यहां पर यह है एनर्जी रिच रीजन। और जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया पर लगे सैंक्शंस, तो ऐसे में यूरोप की एनर्जी नीड्स को पूरा करने का जो वादा यूएसए ने किया था, कहां, किसके बलबूते? अजरबैजान से कहा, अजरबैजान तुम टेंशन ही मत लो,
नगोर्नो करबाख की क्या बिसात, नगोर्नो करबाख तुम्हारा हमने कह दिया तो हो जाएगा। और रही बात एनर्जी, तो एनर्जी सप्लाई तुम्हें जारी रखनी पड़ेगी यूरोप के लिए। तो अजरबैजान ने कहा टेंशन ही नहीं, हमें तो पैसा ही मिलेगा, अच्छी बात है, हमारी डिमांड बढ़ रही है। तो यानी कि यूएसए इसको ऐसे देखता है कि भाई अपनी जियोपॉलिटिक्स के गेम में अगर यूरोपियन यूनियन को अपने साथ रखना है, यूरोप के देशों को अपने साथ रखना है, तो उन्हें बताना पड़ेगा एनर्जी सप्लाई की टेंशन मत लो, वी आर एक्चुअली हैविंग स्ट्रॉन्ग अलायंस विद अजरबैजान, वहां से एनर्जी सप्लाई चलती रहेगी। अजरबैजान को फायदा है कि अर्मेनिया, ईरान, रशिया ये खिलाफ हैं अजरबैजान के, तो यहां पर इन्हें बैकिंग किससे चाहिए, यूएसए से। तो यानी कि यहां पर अब ईरान के साथ कौन है, तो ईरान के साथ है रशिया। तो एक तरीके से रशिया, ईरान एंड अर्मेनिया, इन तीनों का ग्रुप बना हुआ है यहां पर, ये पॉलिटिक्स चल रही है। और ये अभी न्यूज में है, ज़ेंगिज़र कॉरिडोर। तो प्रीलिम्स में यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कहां पर है ये। एंगल्स केवल यहीं पर खत्म नहीं होता, टर्की इस कॉरिडोर को चाहता है। टर्की कह रहा है अजरबैजान आप बनाइए ज़ेंगिज़र कॉरिडोर, कोई टेंशन ही नहीं है। टर्की ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि इससे बाकू से लेकर टर्की तक का एक ट्रेड रूट स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए बाकू से लेकर ये नया रेल रूट हो गया, और इसके थ्रू नक्शेवन के थ्रू आप सीधे, ये कार्स रीजन है टर्की का, यहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अजरबैजान के लिए आसान हो जाएगा कि इस एनक्लेव को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो ऐसे में फ्यूचर में अर्मेनिया अगर कोशिश करेगा इसको कब्जाने की, तो कब्जा नहीं पाएगा, यहां पर इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहेगा, प्लस अपना ट्रेड चलता रहेगा। ईरान इस कॉरिडोर को चाहता नहीं है, क्यों नहीं चाहता, क्योंकि भाई ये तो तुम अर्मेनिया के खिलाफ सामने हमारा बॉर्डर खड़ा कर दोगे। क्योंकि ईरान की देखिए कौन सी टेरिटरी अर्मेनिया के साथ कनेक्ट कर रही है, केवल ये वाली टेरिटरी, क्योंकि यहां से फिर क्या हो जाता है, टर्की स्टार्ट हो जाता है। तो इस लोकेशन का मसला यहां पर फंसा हुआ है। चाइना कह रहा है अजरबैजान करिए, हम आपके साथ हैं। अब आप कहेंगे भाई चाइना का क्या काम इसमें, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके तहत कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया से, जॉर्जिया से होते हुए, मैं मैप के थ्रू बताता हूं, ये रहा देखिए कजाकिस्तान, जॉर्जिया के थ्रू होते हुए फिर यहां से वो यूरोप में कनेक्ट कर रहा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर। लेकिन अगर उसको इस रूट को वायबल बनाना है, तो उसको इस एरिया में एक सेकेंड रूट भी चाहिए। सेकेंड रूट क्यों चाहिए, क्योंकि अगर कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से, तो फ्यूचर में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कैन यू रिलाई ऑन जस्ट वन रूट, नहीं, आपको अदर रूट भी तैयार रखना पड़ेगा। और चाइना को लगता है कि जो नया रूट है वो अजरबैजान और ज़ेंगिज़र कॉरिडोर, नाक्शेवन प्रोविंस से होता हुआ टर्की, और टर्की के थ्रू यूरोप, एंड देन फाइनली ये रूट कंप्लीट हो जाएगा चाइना के लिए। तो चाइना इसके फेवर में है। तो चाइना किसको सपोर्ट करेगा, अजरबैजान को सपोर्ट करेगा। इंटरेस्टिंग एंगल है यहां पर। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद चेंजेस आफ्टर दिस असद रेजीम, 61 साल का इतिहास, यानी कि अभी बशर अल असद, उससे पहले हाफिज अल असद, बाथ पार्टी का 61 साल का इतिहास का अंत हुआ। अभी कहा जा रहा है असद साहब तो कहीं रशिया में हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि इस मैप का क्या होगा, ये कैसे चेंज होगा, क्योंकि एक HTS है, दूसरी तरफ SDF है, और कुछ ये जो रीजन है, या क्योंकि मेजर जो पॉपुलेशन इनकी वो तो इस रीजन में है, यहां तो ये डेजर्ट रीजन है, यही वो रीजन है इसका, ये वाला पार्ट जहां पर यूएस ने अपने आउटपोस्ट बनाए हुए थे, अपने रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट किया था। इसके ऊपर वाला यही वो पार्ट है जहां पर आईसिस स्ट्रांग हुई थी, फिर यूएस को लगा कि नहीं, हमने ज्यादा लीथल वेपन्स का सपोर्ट दे दिया रेबल्स को, इसकी वजह से हमें भी खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आईसिस ने कहा कि हम केवल यहीं तक थोड़ा ना फोकस करेंगे, हम तो दुनिया में इस्लामिक कैलिफेट बनाएंगे। और फिर उन्होंने अपने जो ऑफशूट्स हैं वो दुनिया भर में बनाने स्टार्ट कर दिए, रिक्रूटमेंट यूएस, यूरोप, एशिया, साउथ एशिया, हर जगह स्टार्ट कर दिए। तो उसके बाद फिर यूएसए ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। यूएसए ने कहा कि ठीक है, हम सेलेक्टिव जो रेबल ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे, और इस डायनेमिक्स को बाहर से फिलहाल देखेंगे। यहां पर ये वाला जो रीजन है, ये टर्की बैक्ड रेबल ग्रुप्स हैं। अब आप सोचेंगे भाई टर्की इस गेम में क्यों है, क्योंकि टर्की को लगता है कि इनका जो सदर्न जोन है, यहां पर कुर्दिश पॉपुलेशन अपनी कुर्दिस्तान की मांग करती आई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस रीजन में, क्योंकि ये जो रीजन आप देख रहे हैं दर अल-जोर, यहां पर ऑलरेडी कुर्दिश फोर्सेस ने स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा है। मतलब जब से सिविल वॉर स्टार्ट हुआ है, भले सीरिया पर आप कहते थे कि बशर अल असद की सरकार है, तो पूरी जगह पर बशर अल असद की सरकार थी ही नहीं, राइट, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये कुर्दिश फोर्सेस अपने हिसाब से चला रही थी। इदलिब प्रोविंस जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर HTS थी, यहाँ पर ये अदर रेबल ग्रुप्स थे, और यहाँ पर टर्की बैक्ड रेबल ग्रुप्स थे। तो ये कॉम्बिनेशन से चल रहा था सीरिया। अब यहाँ पर जो जिसको हम गवर्नमेंट कह रहे थे, जो गवर्नमेंट चल पा रही थी ईरान के सपोर्ट से, जो गवर्नमेंट चल पा रही थी रशिया के सपोर्ट से, अब वो गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं चल पा रही है।
कहा जा रहा है कि रशिया का फोकस क्योंकि यूक्रेन पर ज्यादा हुआ, ईरान का फोकस भी अगेंस्ट इजराइल हुआ क्योंकि जो गाजा में चल रहा है, तो इसका फायदा एचटीएस ने उठाया और इतने छोटे समय में इतनी तेजी से आगे बढ़त बना ली कि फाइनली सीरियन गवर्नमेंट को बाहर कर दिया। इनकी जो लोकेशन है सीरियन गवर्नमेंट की, जो कैपिटल थी वो डेमेस्कस थी। अब आगे क्या होगा देखने को मिलेगा, लेकिन इस डेमेस्कस का गोलन हाइट से जो डिस्टेंस है वो मात्र 60 किलोमीटर है और गोलन हाइट्स पर कब्जा किसका है, इजराइल का है। तो इजराइल के टैंक से, इजराइल की आर्टिलरी से अगर डेमेस्कस की दूरी ही मात्र 60 किलोमीटर है, तो आपको नहीं लगता यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू जो भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो भी तय करेगी कि यहां पर मैप फ्यूचर का कैसे बनेगा। अब जरा समझिए एंगल चल क्या रहा है। तो एचटीएस और जो कुर्दिश फोर्सेस हैं, हालांकि दोनों अलग अलग हैं। एचटीएस है, यहां पर दिख जाएगा आपको ये वाला जो रीजन है, अब तो पूरा इन्होंने कब्जा लिया, पहले एक रीजन में थे। तो एचटीएस जो है वो अलकायदा का एक अल नुसरा फैक्शन होता था, कहा जाता है ये उससे बनी थी। और इसका आइडिया और कुर्दिश फोर्सेस का जो आइडिया बिल्कुल अलग है। कुर्दिश फोर्सेस तो कुर्दिस्तान की मांग के लिए बनी है, और कुर्दिस्तान की मांग वो केवल सीरिया में नहीं है, वो इराक में जो कुर्दिश पॉपुलेशन है, टर्की में जो कुर्दिश पॉपुलेशन है, उन सब को मिलाकर कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। लेकिन यहां पर फिलहाल इन्होंने एक वर्किंग रिलेशनशिप बना लिया है, ऐसी खबर आ रही है। वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब कि भाई देखो, तुम हो सुन्नी इस्लामिस्ट और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि सुन्नी इस्लामिक आइडिया के बेसिस पर सीरिया चले। इससे पहले जो बशर अल असद थे वो एलावाइट शिया कम्युनिटी के लीडर थे, तो अब तुम सुन्नी पॉपुलेशन के बेसिस पे वैसे मतलब उनके राइट्स और इस्लामिक जो सुन्नी आइडियाज हैं उसके बेस पे तुम चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि ज़्यादा मौका मिले मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी पार्टी को यहाँ पर, जिसको शुरुआत में आने ही नहीं दे रहे थे बशर अल असद। लेकिन कुर्दिश का कहना है कि ठीक है भाई, तुम वो ऐसा करना चाहते हो, लेकिन जो कुर्दिश वाला एरिया है उसको हमारी कंट्रोल में रहने दो, इस पे तुम्हारी नजर नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दो मेजर फैक्शंस रेबल्स अगर एक साथ आ रहे हैं वर्किंग रिलेशनशिप में, तो इस एरिया को डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कहानी केवल यहीं खत्म नहीं होती। यहां टर्की नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कुर्दिश फोर्सेस जो इतने एरिया में इंफ्लुएंस रखती हैं कामयाब हो जाए। वो नहीं चाहता कि एरिया जो आपको मैं सेपरेट दिखा रहा हूं ये सेपरेट रहे, क्योंकि उनका मानना है कि अगर यहां पर अगर कुर्दिश जो फाइटर्स हैं वो कामयाब हो गए, तो एक तरीके से उसका डोमिनो इफेक्ट होगा मिडिल ईस्ट के अदर एरियाज में भी, जहां की कुर्दिश पॉपुलेशन को यहां के सेपरेटिस्ट सपोर्ट करेंगे और उन एरियाज को अपने साथ इंटीग्रेट करके एक नया कुर्दिस्तान बनाएंगे। ये वो एरिया जहां पर ये टर्की चाहता था कि बफर की तरह रेबल ग्रुप्स के थ्रू काम करते रहेंगे। अब यहां पर इजराइल का क्या रोल है, जरा उसको समझते हैं। 1967 में जो इजराइल और अरब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय पर इजराइल ने इस रीजन को कब्जा लिया था। ये देखिए, ये है आपका सिनाई पेनिनसुला, ये आपका वेस्ट बैंक जेरूसलेम, और ये सीरिया का पार्ट होता था। यानी कि जिसको आज आप गोलन हाइट्स कहते हैं, वो पहले 1967 को ये वाला मैप शो कर रहा है, वो गोलन हाइट वो सीरिया का ही पार्ट था। ये वॉर हुआ और फाइनली इसका हश्र क्या हुआ कि ये जो एरिया आपको ग्रीन दिख रहा है, तो इसका मतलब है इजराइल ने इस एरिया को कब्जा लिया। इसके बाद ये वेस्ट बैंक, ये इजराइल, गाजा ये भी इजराइल। उधर ऊपर देखिए, ये जो सीरिया का पार्ट है ये गोलन हाइट है। गोलन हाइट के अलावा भी कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स थी, कुछ ऐसी सिटीज थी जिसको इजराइल ने ही ऑक्यूपाई कर लिया था। 1967 का ये स्टेटस था। उसके बाद सिनाई पेनिनसुला को तो वापस इजिप्ट को दे दिया था। इजिप्ट से एक्चुअली इजिप्ट का पार्ट था ये, क्योंकि वो कैंप डेविड एक अकॉर्ड साइन हुआ था, यूएसए ने बीच बचाव कराया, इजिप्ट से कहा कि देखो तुम ऐसे अरब नेशन हो जो सबसे पहले अब इजराइल को एक्सेप्ट करेगा सेपरेट नेशन, अगर तुम तैयार हो बोलो कबूल है, अगर कबूल है तो फिर सिनाई पेनिनसुला तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो इजराइल ने कहा ठीक है हम वापस दे देंगे, इनसे आप कबूल करा लीजिए। उन्होंने करा लिया और फाइनली ये वापस चला गया। पॉइंट इज दैट इसके अलावा जो यहाँ पर जो सीरिया के साथ रिलेशनशिप थी, देखिए इजिप्ट ने ऐसा किया, इसकी वजह से इजिप्ट को खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो अरब नेशंस हैं एक समय पर उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था इजिप्ट का कि यार तुम कैसे अरब नेशन हो कि यहाँ पर ज्यूइश नेशन बन गया, इन्होंने कब्जा लिया इस एरिया को वेस्ट की बैकिंग से, और तुम जो है इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे हो केवल इस एरिया के लिए। अकॉर्ड को साइन करने की क्या जरूरत थी, कुछ समय में हम पावर इकट्ठा करते और उसके बाद फिर अपने एरिया को लेते। लेकिन इजिप्ट ने जो किया उसके खिलाफ इजिप्ट को थोड़ा सेंटिमेंट तो झेलना पड़ा अगेंस्ट, लेकिन बाद में फिर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई। अब बात सीरिया की है। 1974 में 1973 में एक और वॉर हुआ। उस वॉर में सीरिया ने सोचा कि चलो अब मैं अपने एरिया को वापस ले लूंगा, लेकिन सीरिया ले नहीं पाया।
इसी वजह से उसके एक साल बाद 1974 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। अब जो आज का जो डेवलपमेंट है, जो अभी सीरिया और इजराइल का जो डायनामिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, उसका लिंक है 1974 के इस एग्रीमेंट से। जरा मैप में देखिएगा, यह है गोलन हाइट्स वाला एरिया। अच्छा, गोलन हाइट्स वाले एरिया में एक ये डुरुज अरब पॉपुलेशन भी पाई जाती है, डुरुज अरब। तो ये भी एक लॉजिक कहा जाता है कि चलो इजराइल कहता है कि यहां पर ज्यूज भी रहते हैं, करीब 20,000 के आसपास ज्यूज पॉपुलेशन है, और कहा जाता है करीब 25,000 के आसपास ये डरज अरब पॉपुलेशन भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डरज अरब कम्युनिटी किस एरिया में पाई जाती है, वो इस एरिया में, गोलन हाइट्स वाले एरिया में, राइट। और एक समय था कि ये सीरिया में यूनिवर्सिटीज में पढ़ने भी जाते थे, ट्रेड वगैरह सब कुछ चलता था, क्योंकि पहले तो ये सीरिया का ही पार्ट था। लेकिन जब से ये इजराइल ने ऑक्यूपाई किया और उसके बाद यहाँ पर जो ये 1974 का एग्रीमेंट हुआ, तो इसके बाद ये वाला जो आप स्पेस देख रहे हैं ना, ये वाला, तो इसको बनाया गया बफर जोन। बफर जोन का मतलब है कि भाई ना तो सीरिया आप इस पर अपनी मिलिट्री को लगाओगे, राइट, ना ही आप अपनी मिलिट्री को इस एरिया में लाओगे, जिससे कि इस एरिया में पीस रहेगा। और बाकी यूएन इस एरिया पर नजर रखेगा कि कोई भी इस एग्रीमेंट को ना तोड़े। ये थी बात। उसके बाद से जो डोरस अरब पॉपुलेशन थी, उसने देखा कि सीरिया वाले एरिया में फिर इंस्टेबिलिटी बढ़ गई, तो उसके बाद एक डिस्कनेक्ट देखा गया डोरस अरब पॉपुलेशन का सीरिया से। तो इससे इजराइल को भी और ज्यादा स्टेक्स मतलब स्ट्रांग हो गए, अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई कर पाया कि भाई देखो आपकी सभी जरूरतों को पूरा कौन करेगा, इजराइल। तो आप इजराइल के साथ ही इंटीग्रेट रहिए, क्योंकि इजराइल में केवल ज्यूस पॉपुलेशन ही नहीं रहती। इजराइल के अंदर जो इजराइल है, यानी कि मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट में भी आप ये मत मानिएगा कि पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन केवल गाजा और वेस्ट बैंक में, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन यहां पर भी रहती है। तो ऐसा ही इजराइल ने सोचा कि ड्रज जो कम्युनिटी है वो यहां पर भी रहेगी। अब आप कहेंगे कि वाई इजराइल was focusing so much on this Golan Height? Number one, strategic location. Number two, water resources. जैसे लेक टिबेरियस, भाई इजराइल को चाहिए फ्रेश वाटर का सोर्स। अब इजराइल की लोकेशन देखिए आप, इजराइल के पास ये मेडिटेरियन सी है, खारा पानी है। तो अगर आपको गोलन हाइट्स में स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी मिल रही है, प्लस आपको फ्रेश वाटर रिसोर्स भी मिल रहा है, तो भाई मतलब गोलन हाइट्स तो मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना, उसको क्यों छोड़ेगा इजराइल। तो दैट इज व्हाट इजराइल वाज डूइंग। इजराइल ने अभी क्या किया है कि ये जो बफर जोन बनाया गया था उस एग्रीमेंट के बेस पे, इजराइल ने उस एग्रीमेंट को कर दिया साइड और अपनी फोर्सेस को यहां पर मोबिलाइज कर दिया है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी वाज सेइंग कि असद का रेजिम गया तो आपने एग्रीमेंट को ही छोड़ दिया। तो नेतन्याहू का कहना भाई एग्रीमेंट सीरिया के साथ हुआ था, लेकिन सीरिया अब है कहां। अब तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस जो हैं अपने आप को बता रहे हैं कि ये एरिया हमारा, ये एरिया हमारा। तो अगर यहां से टेररिस्ट अटैक हो गया इजराइल की तरफ तो कौन बचाने आएगा। तो इससे अच्छा है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, यानी कि पहले से अपनी पोजीशन को ऑफेंसिव रखो, आगे रखो, जिससे कि आप अपने डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रांग कर सको। एक स्कॉलर हुए मर्शाइमर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, उन्होंने इसी स्ट्रेटजी को कहा था फॉलो करने के लिए यूएसए को, और इसी स्ट्रेटजी को यहां पर फॉलो कर रहा है इजराइल। हालांकि इनका कहना है कि जो हमने अभी किया ना टेम्पररी है, कारण क्योंकि हमें अपने आप को सेफगार्ड करना है, ज्यादा नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अराउंड 24 किलोमीटर यहां सीरियन जो बॉर्डर है उसके अंदर जा चुका है इजराइल। तो मुद्दा यह है कि भाई 24 किलोमीटर तुम अंदर क्यों गए। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इस गोलन हाइट से 60 किलोमीटर पड़ता है डेमस्कस। तो यानी कि इजराइल इस ये जो हॉटस्पॉट बन गया है सीरिया का गेम, इसमें एक मेजर स्टेक होल्डर बनना चाह रहा है। वो चाहता है कि ऐसी फोर्सेस गोलन हाइट्स के साइड में रहें जो फोर्सेस इजराइल के साथ अलाइन हो। ऐसी कोशिशें वो कर रहा है। और वो फोर्सेस क्यों इजराइल के साथ होंगी, अगर इजराइल वहां पर डोमिनेंट पोजीशन में होगा, राइट। क्योंकि अगर आप मांग करोगे इतिहास के बेस पे गोलन हाइट्स हमसे वापस लेने की, तो ऑलरेडी हमने अगर आपका ज्यादा एरिया ले लिया तो आप ये कहोगे कि भाई गोलन हाइट्स तो चलो आपने एनेक्स कर ही रखा है, अपना पार्ट है, ये जो पार्ट है जो बशर अल असद की सरकार के जाने के बाद आपने कब्जा है, ये तो वापस दे दो। तो अगर आपने बिगर पीस ले लिया तो चलो इसमें से कुछ पीस देकर हम अगर आपके साथ दोस्ती बना सकते हैं, स्टेबिलिटी इस रीजन में ला सकते हैं, देन दैट्स अ फेयर वे। मतलब ऐसा इंटरप्रेट किया जा रहा है यहां पर। अच्छा, दूसरा है ये अल्फा लाइन, मतलब ये अल्फा लाइन इसको बोला जा रहा है। तो अल्फा लाइन ध्यान रखना, ठीक है। जो एग्रीमेंट था इसके बेसिस पे गोलन हाइट्स और ये जो बफर है इसको है अल्फा लाइन, और यहां से बोलते हैं ब्रेवो लाइन। बेसिक फैक्ट वाली बात है। तो आईडीएफ ने कहा पॉसिबल थ्रेट की वजह से हमने ऐसा किया। इसके अलावा फिर ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये भी न्यूज में है यार, ये कहीं मैप चेंज ना करते। मतलब गाजा में इतने समय से इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं,
इजरायली फोर्सेस का यह मानना है कि गाजा में ऐसी सरकार चले जो इजराइल के लिए खतरा ना हो, हमास को मुक्त करना चाह रही है, मतलब हमास को बिल्कुल रिमूव करना चाह रही है यहां पर वो फोर्सेस। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इन्होंने अपनी फोर्सेस को जमा रखा है, यानी कि यहां पर ये जो रफा है, गाजा वाला एरिया, कुछ टाइम पहले न्यूज में भी था, वहां पर रिफ्यूजीज के कैंप पर अटैक हुआ था। और ये जो है इजिप्ट वाला साइड है, तो सिनाई के थ्रू इनको सपोर्ट ना मिले हमास ग्रुप्स को, तो इस वजह से इस पर उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, यहां से अपने ऑपरेशन को स्ट्रांग कर रहे हैं। तो इस वजह से ये लोकेशन न्यूज में है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। प्लस नदर्न साइड पे लेबनान हिजबुल्ला ने जैसे ही नदर्न जो इजरायली विलेजेस है वहां पर अटैक करना स्टार्ट किया, तो शुरुआत में करीब 15,000 के आसपास लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा। फिलहाल इजराइल वहां पर फॉरवर्ड फुटिंग पर है, यानी कि वो लेबनान के अंदर अटैक कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला इस टाइम पर वीक फुटिंग पर है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यानी कि नदर्न साइड को डिस्टेबलाइज कर रहा है। देखते हैं अब क्या होता है वहां पर, क्या वहां पर भी एक्सटेंड करेगा या वहां पर कुछ बीच का रेजोल्यूशन निकलेगा। फिर आता है ये न्यू वर्ल्ड मैप में कुर्दिस्तान। अब जब भी कुर्दिस्तान का जिक्र हो तो जिक्र हो ब्रिटेन और फ्रांस का, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने साइकस पाइकेट एग्रीमेंट के तहत वर्ल्ड वॉर 1 के समय पर कहा जाता है वादा किया था, मतलब साइकस पाइकेट एग्रीमेंट से पहले ये वादा किया था कुर्दिश लोगों को कि भाई आपका अलग से हम कुर्दिस्तान बना देंगे, क्योंकि आप एथनिकली कल्चरली डिस्टिंक्ट कम्युनिटी हैं। तो अगर आप डिस्टिंक्ट कम्युनिटी हैं, तो अगर आपके ऊपर आपकी सरकार होगी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को तो हम मानते ही हैं। ये बातें कही थी, लेकिन वो बातों को फिर उन्होंने साफ कर दिया, साइडलाइन कर दिया। जब साइकस पाइकेट एग्रीमेंट हुआ तो फाइनली इन्होंने कुर्दिश पॉपुलेशन को आसपास के देशों में जैसे टर्की, सीरिया, इराक, इन एरियाज में माइनॉरिटी बना दिया। तो एक तरीके से अगर आपने ऐसे बांट दिया बॉर्डर को, तो भले ही यहां पर कुर्दिश मेजॉरिटी अगर एक देश बनता, लेकिन आपने हर एक देश में इनको माइनॉरिटी बना दिया। अब जैसे टर्की का एग्जाम्पल लेते हैं, तो टर्की में जो टर्किश एथनिक पॉपुलेशन है, जो टर्किश पर्शियन लीनियज अपनी उस पर प्राउड फील करती है, तो भाई वो तो ये कहेगी कि भाई हम नहीं चाहते कि कुर्दिश पॉपुलेशन अपना डिस्टिंक्ट कल्चर इसके बेसिस पर आगे सेपरेटिज्म की मांग करें। तो उन्होंने फिर यहां पर कल्चरली इनको सप्रेस करना स्टार्ट किया। तो वहां पर टर्किश एथनिक, टर्किश नेशनैलिटी, इसी को इन पर जोर जबरदस्ती की। तो उसके बाद से ये डिमांड जो है चल रही है इन पूरे रीजन, टर्की, सीरिया, ईरान, इराक, हर जगह पर ये चल रही है। टर्की नहीं चाहता किसी भी हालत में कि ये कुर्दिस्तान का यहाँ पर डिमांड पूरी हो, तभी मैंने बताया था बफर वाला स्टेट, बफर वाला एरिया वो बनाना चाहता है। प्रेजेंटली जो एसडीएफ है, यानी कि जो कुर्दिश जो सपोर्ट बेस वहां पर रखती है, और एचटीएस, उनके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो टर्की को लगता है मेरा तो यहाँ पर गेम फिर कैसे चल पाएगा। क्यों? क्योंकि यार एचटीएस और कुर्दिश फोर्सेस वर्किंग रिलेशनशिप में, तो आगे ऐसा हो सकता है कि कुर्दिश वाले एरिया में कुर्दिस्तान आगे काम करता रहे। तो ये तो मैंने आपको बात बता दी थी। अब इंटरेस्टिंग है सोमालीलैंड। ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, और यहां पर एक लाइन दिख रही होगी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। एक टाइम पर ये जो एरिया है ये होता था ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर, और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा जो कोस्ट है ये होता था इटली के अंडर। एक्चुअली एक यूएन ट्रस्टीशिप मेथड था जिसके थ्रू कुछ इंटरनेशनल एरियाज को गवर्न किया जाता था, और उसमें इनको गवर्न करने की जिम्मेदारी मिलती थी इन यूरोपियन पावर्स को। तो जैसे इटली को मिली कि भाई ठीक है आप इस वाले एरिया को गवर्न करो। 1961 में यहां पर मिलती है आजादी, और इस आजादी के बाद ब्रिटेन और इटली जैसे इन एरियाज को आजाद कर देते हैं, तो सोमालीलैंड कुछ करीब 6 दिन के लिए आजाद रहा। उसके बाद इन्होंने खुद ही कहा कि चलो ऐसा करते हैं ना कि हम मिलकर एक देश बन जाते हैं। तो 1961 में इसको जून में, जुलाई में केवल इतना सही डिफरेंस था, 1961 में इनको आजादी मिली कि तुम अलग देश बन सकते हो। इसके बाद सोमालीलैंड ने कहा ठीक है हम सोमालिया का ही पार्ट बन जाएंगे। लेकिन 1991 में सोमालीलैंड को आ गया होश, उसने कहा कि नहीं नहीं हमें तो भाई सब अलग एक देश बनना है। तो उसके बाद से यहां पर सोमालीलैंड ने कहा कि हम हैं इंडिपेंडेंट नेशन। अब 1991 से वो ऐसा कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट नेशन हैं, लेकिन सोमालिया क्या कह रहा है, जिसकी कैपिटल मोगादिशु है, वो कह रहा है नहीं आप हमारा ही पार्ट हैं, आप हमसे अलग नहीं हैं। अब रिसेंटली क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं इथियोपिया, ये एरिट्रिया जो है ये यूथोपिया से अलग हो गया था। आज तक इथियोपिया इस बात के लिए पछताता है, कहता है बड़ी गलती होगी 1993 में, कारण क्योंकि ये है मेजर वो जोन, ठीक है, ये तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया, सुएज कैनाल, ट्रेड रूट, भाई साहब स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। देखो जिबोती इतना छोटा सा जगह है, लेकिन दुनिया की मेजर पावर्स ने अपने बेसिस यहां पर बना रखे हैं, तो जिबोती को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है।
तो इथोपिया जो है इतना बड़ा देश, लेकिन ये अपने आप में लैंडलॉक्ड हो गया। इथोपिया की जनता और वहां की पॉलिटिक्स में एक वर्ड यूज किया जाता है कि वी हैव बिकम अ ज्योग्राफिकल प्रिजनर। हम तो भाई साहब ज्योग्राफी के प्रिजन में हैं। कारण यहां पर ये सोमालिया, एरिट्रिया और इजिप्ट, इन तीनों की जो तिगड़ी है ये एक्चुअली इनके खिलाफ है इथियोपिया के। कारण क्योंकि इथियोपिया को चाहिए एक्सेस, उसको बनाना नेवल बेस, उसको चाहिए एक्सेस टू दिस एरिया, दिस सी। अब सोमालिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, एरिट्रिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, ऊपर इजिप्ट के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, वहां पर भी इनके इशू चल रहे हैं। जैसे एक फेमस डैम ये बना रहे थे, इजिप्ट ने कहा नहीं बनाओ, इथोपिया ने कहा क्यों ना बनाए, ये तो लेगेसी हमारी इकोनॉमी को बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, तो वहां भी इनका अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे। तो सोमालिया, एरिट्रिया और इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट, एरिट्रिया और सोमालिया, अब ये तीनों हैं इथियोपिया के खिलाफ। अब आप खुद ही सोचिए इथियोपिया क्या करेगा। सोमालीलैंड 1991 से कह रहा मैं अलग देश हूं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस ही नहीं है। यूएन इसको अलग से देश मान नहीं रहा, कोई देश इसको अलग से देश मान नहीं रहा। तो इथियोपिया ने कहा, जनवरी की बात है लास्ट ईयर की, पहले एक एमओयू साइन किया। कई लोगों ने कहा शायद इस पे कुछ होगा नहीं। एमओयू क्या साइन किया कि ऐसा करते हैं, हम यहां पर सोमालीलैंड जो है हम आपको अलग देश मानते ही हैं, तभी आपके साथ एमओयू साइन कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और यहां पर हम एक नेवल बेस बनाएंगे आपकी कोस्ट, क्योंकि हमारे पास तो देखो कोस्ट है नहीं, हम तो लैंडलॉक्ड हैं, हमें चाहिए एक्सेस टू सी। तो हम यहाँ पर एक लोकेशन डेवलप करेंगे, आपको पैसा भी मिलेगा, हमारा ट्रेड भी यहाँ से होगा, हमारा नेवल प्रेजेंस भी यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि ये जो तीन देश हमें हमारे साथ थोड़ा नेगेटिव रिलेशनशिप चल रही है, तो अगर हम स्ट्रांग होंगे यहाँ पर नेवी में तो हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि सोमालीलैंड, लेट्स हैव एन एग्रीमेंट। फाइनली उस एग्रीमेंट पर अब काम करने की बात शुरू इन्होंने कर दी है। तो इसकी वजह से अब सोमालिया कह रहा है कि ये हम होने नहीं देंगे, इसके लिए हम वॉर करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये यहां पर एंगल चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सोमालीलैंड का सपना क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मुझे लग रहा है ये वाला एंगल तो आपको पता लग गया, ठीक है। ये लोकेशन ध्यान रखना, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, ठीक है, सोमालीलैंड, ठीक है। अब यहां पर सोमालिया कह रहा है ऐसा होने नहीं देंगे, वी कैन गो फॉर वॉर। अब हम बात कर रहे हैं उन नेशंस की जिनकी डिमांड है, बने नहीं है लेकिन आवाज है कि एक नेशन बना दे। जैसे जोगम, जोगम वर्ड बना है जो से, इसका सीधा लिंकेज हमसे और आपसे है, भारत से है। क्योंकि कुकी, चिन, मीजो, इन लोगों ने जो एथनिकली कुकी, चिन एंड मीजो हैं, इन्होंने अपने आप को जो पीपल कहा है। जो यानी कि दे हैव कॉमन लीनिएज, कॉमन कनेक्शन। अब ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना की सरकार थी, वो यूएसए पर आरोप लगा रही थी कि यूएसए चाहता है कि एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए बांग्लादेश के चित्तगोंग रीजन में, म्यांमार के चिन स्टेट में, इंडिया के मणिपुर एंड मिजोरम वाले रीजन में। तो यानी कि इंडिया में जो कुकी मेती आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि इसका कारण केवल वो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट नहीं है। यहां पर मुद्दा केवल कुकी और जो मेती ट्राइब्स हैं, मतलब कुकी एंड मेतीज हैं, उनके बीच में रिसोर्सेज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसमें एक लार्जर गेम भी हो सकता है, ऐसा ये वाला पर्सपेक्टिव कह रहा है। वो गेम क्या है? वो कह रहे हैं कि लार्ज पार्ट ऑफ चिन स्टेट ऑफ म्यांमार, ऑलरेडी चिन स्टेट में एक नेशनलिस्ट फ्रंट बना हुआ है जो कि म्यांमार की आर्मी के खिलाफ लड़ रहा है। इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम एंड मणिपुर, इनसे भी इस एरिया को लेकर ये अलग देश बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश का जो मैंने आपको बताया, ये वाला एरिया चित्तागोंग का, इसमें से भी कुछ एरियाज को मिलाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर इन्होंने कुछ आउटफिट्स बना रखे हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। चिनलैंड ज्वाइंट डिफेंस कमेटी, बांग्लादेश बंदरबन डिस्ट्रिक्ट में देखिए कुकी चिन नेशनल फ्रंट, किडनैपिंग, अटैक्स ऑन फोर्सेस, ये सब यहां पर कॉमन चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर ये डिमांड है तो हमें यहां पर स्टेबिलिटी के लिए अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। वी कैन नॉट टेक दिस लाइटली। अब आप सोचेंगे यूएसए का एंगल इसमें क्या है। कहा जा रहा है कि देखो यूएसए बांग्लादेश और इंडिया से चाहता था कि दैट यू शुड बी इन दिस एक्सेस टू रेजिस्ट चाइना, लेकिन बांग्लादेश यहां पर एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस का इस्तेमाल करता है और कर रहा था। अब क्या हो रहा है, अब तो अलग ही कहानी चल रही है जब से बांग्लादेश में एक नई सरकार आई है, अंतरिम सरकार आई है। लेकिन इंडिया भी यहां पर स्ट्रेटेजिक बैलेंस का इस्तेमाल करता था। यानी कि हम चाइना के खिलाफ पूरी तरह नहीं जाएंगे, हम फुल फ्लैज वॉर में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यूएसए की स्ट्रेटेजी समझते हैं कि फुल फ्लैज वॉर में जाकर आप बक पासिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हो, कि यू कैन से कि आप नहीं चाहते कि चाइना आपको काउंटर करे यूएस से इन ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन इकोनॉमी, तो आप चाहते हो कि
इंडिया अपने रिसोर्सेस को, अपने इस चांस को जो 25 साल के लिए हमें मिला है फिलहाल, क्योंकि तब तक हमारे पास डेमोग्राफिक विंडो है, इंडिया को मैक्सिमम राइज करना है, तो इसको हम इस इन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट में जाया कर दें, वो इंडिया नहीं करेगा। तो ऐसे में उनको लगता है कि एक यहाँ पर अगर बीच में एक स्टेट, एक सेपरेट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाए, तो उन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से जो रीजन में वो सेपरेशन की डिमांड कर रहे हैं, उसको वो चाइना के जो एफर्ट्स हैं बीआरआई के, उसको डिस्टेबलाइज करने में कुछ इसका यूज करेंगे। तो यूएस से फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि क्वाड में वो चाहता था इंडिया यू शुड एक्सेप्ट मिलिट्री अलायंस और मिलिट्री एंगल टू क्वाड, बट इंडिया ने कहा नहीं, दिस इज नॉट द टाइम फॉर अलायंस, हम अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे, मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे, हम क्वाड का पार्ट है, हम रूल बेस्ड ऑर्डर के फेवर में हैं, हम चाइना के एक्सपेंशन के खिलाफ हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एशिया की एक नई नेटो बनाने की कोशिश करें और हम भी वैसे ही आपके साथ रहें जैसे कि यूरोप के कई देश हैं। इंडिया के लिए ऑप्शन ओपन रहने चाहिए, क्योंकि इंडिया को रशिया के साथ भी अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखना है, राइट। दुनिया गुड्स के ट्रेड के मामले में चाइना को रेजिस्ट कर रही है कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, राइट। लेकिन सर्विसेज में इंडिया अभी, अगर हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सर्विसेज हमारा मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो इंडिया को पता है कि देखो कई जगह पर चाइना और इंडिया कैन कन्वर्ज, एंड सर्टेन कन्वर्जेंसेज में आल्सो हेल्प अस टेक मैक्सिमम एडवांटेज इन इंटरनेशनल सिस्टम फ्रॉम वेस्ट। मतलब अगर इंडिया और चाइना के बीच में फुल फ्लेज वॉर हो ही गया, तो भाई साहब जब वॉर हो ही गया, जो चाहते थे वो कर ही दिया, तो उतनी ज्यादा जरूरत दूसरे को आपकी पड़ेगी क्या? नहीं। तो ऐसे में आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। फिर इसके बाद ये सपना है पाश्तूनिस्तान का। ये सपना आज का नहीं है, 1947 के बाद ये काफी चर्चा में आया। लेकिन पाश्तून लोग जो एक्चुअली आपके पाकिस्तान एरिया, अफगानिस्तान, सम पार्ट्स ऑफ ईरान, यहां पर पाए जाते हैं पाश्तून एथनिसिटी के लोग, उनका मानना था 1947 में कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर है इसको हम नहीं मानते। कारण, क्योंकि अफगानिस्तान के जो एमिर थे उनका ब्रिटिश कॉलोनियल पावर थी उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बेसिस पर दुरंद लाइन बनी थी। दुरंद लाइन जो डिवाइड कर रही थी ब्रिटिश इंडिया को और अफगानिस्तान को। जब ये कॉलोनियल पावर्स के इन्फ्लुएंस को ही हम इलेजिटिमेट मानते हैं, तो हम दुरंद लाइन को भी नहीं मानते, क्योंकि गलत तरीके से इन्होंने पाश्तून पॉपुलेशन को दो पार्ट में बांटा था। तो अब जब दो पार्ट में बांटा था तो भाई इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर पाश्तूनिस्तान की मांग सक्सेसफुल हो जाती है तो उसका मतलब क्या है? 1/3 एरिया ऑफ पाकिस्तान हैज टू गो, 1/3 हिस्सा। और इसी वजह से पाकिस्तान शुरुआत से कोशिश ये करता रहा कि अफगानिस्तान, तुम्हारे यहां ऐसी सरकार रहे जो या तो पाकिस्तान के हिसाब से चले, या फिर तुम्हारे यहां कभी स्थिर सरकार ही ना रहे, तुम डिस्टेबलाइज ही रहो। कारण, जैसे ही तुम स्टेबलाइज हो गए तो अफगानिस्तानी पॉपुलेशन में पाश्तूनिस्तान की मांग प्रमोट हो जाती है, और उसके बाद से फिर पाकिस्तान में से ये पूरा हिस्सा, इसको अलग करने की मांग पुरजोर हो जाती है। तो इसी वजह से जिन्ना के टाइम से ये स्ट्रेटजी वो यूज करते आए हैं कि अफगानिस्तान को कमजोर रखो या फिर अपने फेवर में रखो। तभी तालिबान को क्वेटा शूरा भी कहा जाता था। ये देखिए, ये रहा क्वेटा शूरा। क्यों? तालिबान को यहां पर बनाया गया था जिससे कि वो अफगानिस्तान, वो सोचते थे कि अफगानिस्तान में उनका ड्रीम पूरा हो रहा है। अरे भाई साहब, पाकिस्तान का ड्रीम पूरा हो रहा है, राइट। क्योंकि उसके बाद तुम पाकिस्तान के हिसाब से ही चलोगे। तो ये कुछ लीडर्स हैं, पाश्तून लीडर्स लाइक बच्चा खान फकीर ऑफ ईपी, जो शुरुआत से वो इंडिपेंडेंट पाश्तून स्टेट की मांग कर रहे थे। ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई बाकी दुरंद लाइन की। अब इसके बाद बलूचिस्तान ये पूरा एरिया। तो बलूचिस्तान में बलोच जनसंख्या वो अपनी आज़ादी की मांग करती रही है। हालांकि इस समय पर डेमोग्राफी में चेंज करके, ग्वादार में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाकर, और कुछ जो उनके ग्रुप्स हैं उनको डिस्टेबलाइज कर आर्मी का इस्तेमाल करके इस डिमांड को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान में जो बलोच लोग हैं वो अपने आप को एक करने की मांग करते रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो देखा जाएगा। वैसे जो बलोच की जो डिमांड है वो केवल पाकिस्तान से ही नहीं वर्क कर रही। बलोच लीडर्स आर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, एंड दे आर एक्चुअली कंटिन्यूइंग देयर मूवमेंट फ्रॉम हियर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कुछ ऐसे बॉर्डर्स हैं जो पिछले 2-3 साल में चेंज हुए हैं, रिकॉग्निशन अब ग्रेजुअली मिल सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो ख्यालों में है, जो काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं, इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें कैसे सही हैं,
और पाकिस्तान के डेवलपमेंट्स की बात करें तो ऑफेंसिव रियलिज्म के हिसाब से बात करें तो व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान शुड बी इंडियाज कंसर्न। तो आई होप यहां पर आपको सारी क्लैरिटी मिल गई है। अगर सब कुछ है क्लियर तो मेंशन वाह इन कमेंट्स। आपके क्या ओपिनियन है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ये क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इज ऑब्जर्विंग सेवरल चेंजेस इन नेशनल बाउंड्रीज और डिमांड्स फॉर न्यू नेशंस अराउंड द वर्ल्ड, एग्जामिन इन कंटेक्स्ट ऑफ रीजंस बिहाइंड द सेम। तो जो आज की डिमांड्स हैं जो भी चल रही हैं उसके पीछे के रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए, तो आप भी इसी तरीके से अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं।